हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब कहोगे कितना बार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाओगे। देखिए हम आपको चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, तो बीच बीच में चैप्टर वाइज लाना जरूरी है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए लगभग 3 चैप्टर तक करवाते, लेकिन ऑफलाइन में तो 1 महीना हो गया पूरा चैप्टर खत्म करते। ठीक है, तो बीच बीच में रिवीजन जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार बीच बीच में 1 से लेकर 16 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूं, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं बड़े काम पूछता हूँ आप लोगों से। बात कमेंट करके बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। कमेंट कीजिएगा तब ना मैं सोचूंगा क्या आपका दिक्कत है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बैकलॉग का तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में भी स्टार्ट कर दिए, ऑफलाइन में तो खत्म कर दिए थे। तो जितना भी कोई भी दिक्कत होने चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तब ना मैं समझूंगा सभी स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट जरूर बताइए आपके तैयारी कैसा चला, कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, और आराम से देखिए, पूरे मन से देखिएगा, ये नहीं कि बीच बीच में काम करने लगे, नहीं, पूरे मन के साथ एकदम देखना वीडियो क्लास को। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बायोलॉजी लिखा गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका केमिस्ट्री का ही क्लास है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तंत्र के कुल संख्या कितना होता है। और इस चैप्टर से प्यार बच्चों 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में आएंगे, आप लोग को फंसना नहीं है, लगाना है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या टोटल 7 गो होता है, लेकिन क्रिस्टल जालकों की संख्या पूछेगा ना, जालकों की संख्या, तो टोटल जालक 14 होता है। अगर घनाकार में पूछेगा ना, घनाकार में तो 3 गो होता है, जो 12th में पढ़ना, एस से बेसे से एफ से, ये तीनों 12th क्लास में पढ़ना है। एक ऑर्थोरोम्बिक होता है जिसमें सबसे अधिक बृहद जालकों की संख्या 4 गो होता है, जो इस क्लास में नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बृहद जालकों की संख्या किसमें होता है, तो ऑर्थोरोम्बिक में। और घनाकार में कितना होता है बृहद जालकों की संख्या, 3 गो। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है, तो 7 गो। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्यार बच्चों, पूरे मन से एकदम प्यार से देखे क्लास के, ना कि एकदम नफरत से देख रहे हैं, गुस्सा में देख रहे हैं, किसी से पिटा लिए हैं, तो इसे नहीं देखना है। ठीक है, आराम से देखिए, मन से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कौन सा जो ठोस एकदम पक्का हर साल क्वेश्चन आएगा। 3 गो मैं नाम याद दिलवा रहा हूँ, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज ग्लास, ये तीनों चारों जो है ना सहसंयोजक क्रिस्टलाइन नेटवर्क ठोस जिसे भी कहा जाता है, क्या कहता है, नेटवर्क ठोस या कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन बात को अब ध्यान रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज ग्लास, ये तीनों कैसा क्रिस्टल है, तो सहसंयोजक क्रिस्टल है। 100% आपके एग्जाम में आता है, तो इस बात को एकदम, मेरे बातों को एकदम ओठों पर सजा लीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम वालों को दिक्कत कर दोगे आप लोग, लेकिन आपका दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध किसका उदाहरण है। देखिए दूध है मेरे प्यार बच्चों किसका उदाहरण है, कितना बढ़िया क्वेश्चन किया जा रहा है। तो दूध है दोस्तों आपका उदाहरण जाल में प्रक्षेपित बासा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जाल में प्रक्षेपित बासा का उदाहरण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देख लीजिए दूध कहाँ पर दिख रहा है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पायस का। पायस क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के हमें समांगीय मिश्रण को हम लोग पायस कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक, ये तो बिलियन का परिभाषा हो गया। ये जो पायस होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है पायस पहले बार 2 प्रकार का होता है, जाल में तेल, तेल में जाल, यानी पायस भी है आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समझ एक मिश्रण है, जिसे पायस कहते हैं। और पायस में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो दूध का है, क्योंकि दूध जो है जाल में प्रक्षेपित बासा, बासा व्हाइट कलर में होता है, तो जाल में प्रक्षेपित बासा न है, इसीलिए पायस हो जाएगा। इसको इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, पायस नहीं देता है, कभी कभी इमल्सन दे देता है। इसलिए बात को समझो, थोड़ा मोटिवेट हो, मेहनत करो। टीचर डे तो मैं यही कहना चाहूंगा, टीचर डे खाली मनाने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना चाहिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। खाली टीचर डे मना ले आप टॉपर बन जाएंगे ऐसे बात दे देंगे तो नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ता पर चलना पड़ेगा, तभी होगा। खाली टीचर डे मना रहे हम नाम के, और सर हम बोल रहे इतना उतना करो, इतना करो, उतना नहीं नहीं करेंगे, लेकिन टीचर डे मनाएंगे। हम कहते 2 चैप्टर आपको क्लियर करना तो नहीं करेंगे, लेकिन टीचर डे कल है, पूरा घंटा लग देंगे, लगा देंगे सजने में, लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आप लोग सोचते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य होना चाहिए कि जो हम बोले उसको आप लोग फोकस कीजिए।
ये ना कि साजने जाजने में 2 घंटा ज्यादा लगा देंगे, थोड़ा पढ़ाई पे मेहनत 2 घंटा ज्यादा रोज करिएगा ना तो बहुत आगे चल जाएगा, इसीलिए मेहनत कीजिए। ठीक है, तो जाल निम्नलिखित में किसका उदाहरण देता है? पायस के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला बताओ। ये सब क्वेश्चन, अरे क्या बताऊं, अरे 2 नंबर में आएगा, क्योंकि 2 नंबर में कैसे आ जाएगा? कॉपर के 2 एस्को का नाम लिखे और सूत्र लिखे, क्या ऐसे पूछता है? अरे प्यारा, अरे हर साल पूछता है, हर बार बोलता हूँ, हर टेस्ट में लेता हूँ, हर दिन बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पाइराइट जो होता है, कॉपर का मुख्य है उसको होता है, जैसे आपके घर का मुखिया कौन है? जो पैसा कमाता है, ठीक है, जो घर चलाता है वही ना मुखिया है। तो कॉपर पाइराइट का मुखिया कौन है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeO होता है। ये कॉपर यानी तांबा का मुख्य अयस्क है, और भी बहुत सारा अयस्क है, ये सभी अयस्क कॉपर पाइराइट का है। लेकिन बात में आप लोग को ध्यान रखना, कॉपर पाइराइट है जो कॉपर का मुख्य अयस्क है, मतलब मेन अयस्क है, और कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2 होता है, कॉपर फेजर सल्फाइड इसको बोलते हैं पूरा नाम। अगला देख लीजिए, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, अल्लाह जी, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, फ्री स्टेट पाया जाएगा, वो आपका प्यार बच्चों सोना धातु, इस पर कभी भी जंग नहीं लगेगा। अब बताओ, अनुसंख्यक गुणधर्म इतना अच्छे तरीके से, इतना मक्खन तरीके से पढ़ा चुका हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होना चाहिए कि अनुसंख्यक गुणधर्म के चारों नाम। पहला अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक मोनयन, प्रासरण दाब, हिमांक मनन और वाष्प दाब में अवनमन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा तो श्यानता तो कभी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, पृष्ठ तनाव भी नहीं होता है, अपवर्तनांक भी नहीं होता है। तो प्रासरण या प्रासरण दाब जो है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो बिलियन में उपस्थित प्लेग के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर, उसको कहा जाता है बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म। हाँ, हम आपको पढ़ा चुके हैं 9वां नंबर चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमको पता है चैप्टर जो मैथमेटिक्स की तरह है और इसको समझने का प्रयास करना है। तो बताओ, इसमें पढ़ाया था मैंने सबे लिंगेट क्या होता है। तो सबे लिंगेट क्षार होता है, क्योंकि क्षार और ऑप्शन मुंह में नहीं है, तब तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। मैट्रिक में पढ़े हो, क्षार और भास में एक ही चीज होता है, इसीलिए सबे लिंगेट क्या होते हैं? लेवेस भास में या लेवेस क्षार, लेवेस क्षार या लेवेस भास में होता है, दोनों एक ही चीज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेटकोर, क्या हो जाएगा समझिए? वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, अरे वाह क्या क्वेश्चन, एक नंबर, एकदम एक नंबर क्वेश्चन है। जाल में घुलनशील, पहले बात, विटामिन जो है, विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जानते हो कौन है? फैंक है। कौन? फंक वैज्ञानिक ने किया था। ये 6ठी क्लास में पढ़ना था। विटामिन ए के केमिस्ट्री रिथोंदे, विटामिन बी से बेटे, विटामिन सी से अस्कॉर्बिक होता है, विटामिन डी से रिकेट होता है, विटामिन एक्स से, विटामिन ए से रक्त थक्का जमने में कमी, और ये सॉरी जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के से थक्का में कमी। तो यहाँ पर बताओ, विटामिन जो जाल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी जो होता है जाल में घुलनशील होता है, बी और सी जाल में घुलनशील होता है, लेकिन ए डे ए के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब जो होता है बासा में विलय होता है। बासा का मतलब समझते हो? अरे नहीं जानते भैया, क्या होता है? तो तेल होता है, तेल में घुल जाता है ये सब विटामिन, ठीक है। हम लोग बासा के रूप में लेते हैं तेल, जैसे पूरी वगैरह खाएंगे सब्जी में तेल होता है, तो वो सब में घुलने वाला विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। लेकिन जो जाल में घुल जाए वो विटामिन बी और सी है, याद रहेगा ना, भूल जाएंगे। अरे बेसे याद रखो ना बस, अरे उतना ना याद रहता, बस याद रखो 23, क्या से 23, बे 2 बार में आता है, सी 3 बार में आता है, 23 हो गया जो जल में घुल जाए। और यहाँ पर आप लोग ट्रिक बना सकते हो, एक से करके बना सकते हो, बाकी ट्रिक मैं आपको लिखा रखा हूँ सारा चीज, एक एक चीज को क्यों बार बार बताऊं। बताओ, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? प्यार बच्चों ध्यान दीजिए, पहले बात विटामिन ए की बात किया जा रहा है। अब विटामिन ए होता है जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के होता है रक्त थक्का जमने में कमी। तो यहां से देखिए जनन क्षमता में कमी होता है विटामिन ए से। और सुनिए, आपके बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा, बड़े ज्यादा ताजुब नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपके बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि 2 विटामिन का नाम लिखे और उससे होने वाले रोगों का नाम लिखे। अरे ये 100% एग्जाम में आपका आ सकता है। पहली बात सुन लीजिए, पूछेगा आपके एग्जाम में कि 2 विटामिन का नाम बतावे और उनसे होने वाले रोगों को बतावे।
तो ये बात को ध्यान रखना पक्का होगा। देखो बेरे बेरे तो विटामिन बी से होता है, तो ये वाला नहीं होगा। विटामिन सी संस्कार भी होता है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से ये जनन क्षमता में कमी होता है, मतलब जनन करने में कमी आ जाता है। और विटामिन के जो है उसको रक्त चक्का में जमने में कमी हो जाता है। अरे अगला क्वेश्चन है ये ना प्यारे स्टूडेंट्स, क्या इस सब क्वेश्चन में कोई दम है? अगला क्वेश्चन NaCl सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है ना, फलन केंद्रित होता है, फलन केंद्रित होता है। वैसा ही काइन सेल जिसमें कान सभी कोनों के अलावा सभी फलक पति हो, तो वैसे काइन सेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं फलन केंद्रित काइन सेल। यानी सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है ना, वो फलन केंद्रित होता है। बात को ध्यान रखिएगा। फलन केंद्रित के समन्वय संख्या सारा चीज मैं बता चुका हूँ। समन्वय संख्या 12, परमाणु संख्या 4, और संकुलन क्षमता हो गया फलन से 74% और रिक्ति हो गया 26%। और फलन के अंदर जो है प्यारे बच्चों इसकी संरचना NaCl होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। और बेसिस की जो संरचना होती है पिंड केंद्रित इकाई सेल होती है, जिसका रेशियो 8:8 होता है। ये सब मुझे याद करा दूंगा, मेहनत करिए ना, हम हैं किस लिए? आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला देख लीजिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, बताए ना। अगर ये पढ़ाए आप लोगों को कैसे हेनरी का अनुप्रयोग, और उसी से क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुणधर्म कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, हिमांक में अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, वाष्प दाब में अवनमन ये भी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो बता दे प्यारे बच्चों कहाँ पर मिल रहा है? तो आपको प्रासरण ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। भले प्रासरण दाब नहीं है, लेकिन प्रासरण भी तो समझिए वैसा ही नहीं है। अब प्रासरण दाब है तो न्यूनतम दाब लगता है किसी भी अधप्रका में जिले पर, तो उसको प्रासरण दाब बोल देता है। प्रासरण क्रिया भी वैसा ही एक तरह से है। तो यहाँ से प्रासरण क्रिया हो जाएगा अनुसंख्यक गुणधर्म। अगला क्वेश्चन देख प्यार बच्चों, कहा जरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपको फार्मूला हाल में ही हम आपको करवाए हैं। प्रासरण दाब का फार्मूला होता है पाई बराबर C/T या पाई बराबर या P बराबर C/T, ठीक है? या पाई बराबर NRT भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अरे प्यारे स्टूडेंट्स टेंशन कहा लेते हैं, बताओ। इस प्रकार से मिलेगा N/V/RT। तो यहाँ पर आपका ज्यादा मिलेगा पाई बराबर C/RT, जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में P बराबर C/RT। एकदम मस्त क्वेश्चन है, क्या बताएं इस क्वेश्चन के लिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रावाहीन। रावा का मतलब क्रिस्टल, ठीक है? रावाहीन का मतलब क्रिस्टलहीन, यानी कि अक्रिस्टल की बात किया जा रहा है। तो अक्रिस्टल ठोस पदार्थ वो होता है जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता, जिसको तोड़ने पर निश्चित आकार प्राप्त नहीं होता है। इसका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, या सामदैशिक होता है। और इसको आभासी ठोस कह सकते हैं, मिथ्य ठोस कह सकते हैं, काल्पनिक ठोस कह सकते हैं, हर तरह का ठोस इसको नाम है। तो बताओ, इसको रावाहीन ठोस कहते हैं। मतलब कौन है रावाहीन? जो क्रिस्टल है, मतलब क्रिस्टल है ना, पूछा जा रहा है। हीरा आपका क्रिस्टल है, ग्रेफाइट क्रिस्टल है, साधारण नमक क्रिस्टल है। लेकिन कांच जो है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। कांच क्या चीज है? ये आपका प्योर क्रिस्टल है। कांच क्या चीज है? प्योर क्रिस्टल है, मतलब बेरावादार ठोस है, या हम लोग बोल सकते हैं रावाहीन ठोस पदार्थ है, या समदैशिक है, या बोल सकते हैं क्रिस्टलहीन। अरे इसका नाम अनेकों है, बात को समझिए और थोड़ा गहराई में समझिए। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे, उससे पहले आप लोग फटाफट वीडियो को, जो विद्यार्थी लाइक नहीं करता लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? अरे ना कीजिएगा कोई दिक्कत ना है, पूरा क्लास देखिए, बस वही काफी है। आपको सीख जाइए वही काफी है, बस ऐसे ही बोल देते हैं मनोरंजन के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, खनिज जैसे धातु का निष्कर्षण होता है। देखिए, खनिज जिससे धातु का निर्गमन, यानी कि खनन से प्राप्त, जैसे मान लो जमीन में से खुदाई हुआ, उसमें से जो भी चीज निकलेगा ना, वो अयास से निकलेगा। यानी कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण, यानी कि खनिज खनिज होता है खनन से प्राप्त, मतलब ये कुड़ाया मटकोर से, ठीक है, किसी तरह से कुड़ाया, ठीक है, धातु निकला, तो उसमें खनिज में से दो धातु का निष्कर्षण होगा, उसको अयस्क बोलेंगे, ना कि खनिज को अयस्क बोले। नहीं, जमीन में से निकला तो कुछ ना कुछ अशुद्धि रहता है ना, तो उसको शुद्ध करते हैं, तो उसको खनिज से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाएगा? तो अयास्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अयास्क। और अयास्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहेंगे? जैसे अयास्क है, उसमें अशुद्धि के गैंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए अपने भाषा में, जैसे आपके पास चावल है, ठीक है, आपको चावल बनाना है, तो चावल में देखिए बहुत सारा भूसी रहेगा, तो उसको पानी में डालेंगे, फिर देखें अरे वाह पूरा तो एकदम भूसी आ गया पानी के ऊपर, उसको हटाएंगे और फेंक देंगे, तो वह अशुद्धि। क्या हुआ? अशुद्धि। अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिला तो उसको बोलते हैं फ्लक्स।
मतलब आप जो बर्तन था प्यार बच्चों उसमें चावल डाला और चावल में से भूसी को हटाने के लिए पानी मिलाया, यानी कि पानी यहाँ पर फ्लक्स हो गया अशुद्धि को दूर करने वाला। फिर जैसे पानी मिलाया अशुद्धि ऊपर आया, उसको पकड़े और फेंक दिए जहां मन करे फेंक दिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अया खनिज जैसे धातु का निष्कर्ष क्षमता अयस्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विक लवण, द्विक लवण की बात किया जा रहा है। देखो पोटास एलम जो होता है सबसे बढ़िया द्विक लवण है, ठीक है, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। द्विक लवण पोटास एलम है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे हर साल क्वेश्चन आता है, 2-3 तरह से लिखा चुका हूँ। बताओ द्विक लवण क्या, नहीं पता था बड़ी दिक्कत है, सारा चीज पढ़ाया हुआ इतना मक्खी तरीके से बताओ, क्या बताओ, इतना आसान तरीके से बताया हूँ। रोज 1-2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री रोज मेहनत करेगा ना, रिवीजन कम से कम 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल 4.5 घंटा जो मेहनत करेगा ना, हम लिख के देते हैं उसको टॉपर लिस्ट में आने से कोई रोक नहीं सकता है। रिवीजन बोल रहा हूँ, ठीक है, ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रोज पढ़ेगा जो। चलो बाई 10 लेंगे, बताओ डाई एथिलीन एमीन डाइलेन डाई कैसे लिखा हुआ एथिलीन डाइमीन, और ये आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछा गया था कि 2 गो बाई 10 लेंगे, बताएं कैसे बताएं, बाई 10 लेंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको द्वितांतुल लिंगेट भी कहते हैं। अच्छा द्वितांतुल लिंगेट भी कहते हैं, हाँ प्यारा स्टूडेंट थोड़ा समझो बात को, इंग्लिश में बोलते हैं बाई 10 लिंगेट और हिंदी में बोलते हैं द्वितांतुल लिंगेट जो 2 गो लिंगेट प्राप्त करे। अरे बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ, मक्खन साला क्वेश्चन है, इतना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक सेल कौन है, बताओ, ये पिछल के वीडियो में बताया द्वितीयक सेल। अरे इतना आसान क्वेश्चन करने से आ गया, लेकिन ना पता है तो ये भी हार्ड है, ठीक है। द्वितीयक सेल होता है लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब इसको बार बार हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब बताओ बार बार चार्ज करने वाले इस मोबाइल की बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया जिससे बिजली आ रहा है। अब बताओ मोबाइल का बैटरी बोलोगे द्वितीयक सेल है, नहीं ये हाँ द्वितीयक सेल है, सॉरी। अब बताओगे माइक के बैटरी है द्वितीयक सेल, नहीं, इसको चार्ज नहीं कर सकते, इसका बैटरी जैसे खराब हो गया कचरा में फेंका जाएगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, नया बैटरी लाइए, ऐसे होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। घरे का बैटरी भी एक बार खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला पता है कि CuFeSt हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देखो वेग स्थिरांक का संबंध यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग अरहेनियस का समीकरण से है। अरहेनियस का समीकरण k बराबर माइनस ए की घात ए की घात कितना होता है, E बटे RT होता है, E बटे RT माइनस में होता है। तो यहाँ पर ये ताप पर भी डिपेंड करेगा, बात को ध्यान रखेगा इसलिए, और वहां पर आपका निर्भर करता है क्षेत्रफल पर भी, लेकिन यहाँ पर ताप पर निर्भर करेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। किसे प्रथम कोटि के सारा मात्रक निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है, सिखा दिया हूँ कि सिखा रहा हूँ, मैं बोल दिया, अरे सिखा दिया हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा, चैप्टर 3 में पहुंच चुका हूँ, तो इतना जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मेहनत कीजिए, रिवीजन उसके सिवा कुछ कह नहीं सकते। रिवीजन की जगह जैसे मैंने शुरू में बोला कि जो उद्देश्य का पालन करेगा उसको कभी दिक्कत तो हो ही नहीं सकता, अरे दिक्कत कहाँ से आ जाएगा, जो बात को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वेग स्थिरांक के इकाई कौन है, तो वेग स्थिरांक जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या चीज होता है, सब ऑप्शन का सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सब का सब ऑप्शन गलत है, सेकेंड इनवर्स होगा, क्या चीज हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, याद रख लो, क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया गया, आप लोग ध्यान रखना, सेकेंड इनवर्स होगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहेगा सेकेंड इनवर्स होगा, निकालना भी सिखाते हैं। बताओ टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाएगा, टिंडल प्रभाव की जो घटना होता है वो सॉल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सॉल में। टिंडल प्रभाव समझते हो, टिंडल प्रभाव, अरे नहीं समझते तो थोड़ा समझिए, झोपड़े में कभी गए हो, झोपड़े में, हम तो पहला क्लास में पढ़े थे, झोपड़ी वाला स्कूल था, तो उधर से देखते थे सूर्य की किरण आते थे, एकदम पूरा एकदम नीचे पड़ता था, एकदम गोल गोल दिखता था, तो वही ना टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव ये सॉल में पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से 5वां चैप्टर में पढ़ा दिए, वास्तविक विलयन कोलाइड में, इसमें बढ़िया से समझाए। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, बताओ टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाएगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते अपने नंगी आंखों से, हम लोग उसको खुला में देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी का विलयन है तो उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा, क्यों, अरे उसके कण बहुत छोटे छोटे हैं, दिख ही नहीं सकता है, पता नहीं चलेगा, उसको हटा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए टिंडल प्रभाव जो होगा यहाँ पर चीनी का विलयन या तो नमक का विलयन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी हमको मिल जाए हम उसको लगा लेंगे, तो यहाँ पर चीनी का विलयन मिल गया, इसलिए चीनी का घोल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जिसमें नमक चीनी रहेगा वो टिंडल प्रभाव जो है प्यारे बच्चों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें आप लोग पहुंच मारोगे तो क्या पेज में रुकावट पैदा करे, अरे वो तो घुला हुआ ना है, पता नहीं चल रहा है, उसके कान बहुत छोटे छोटे हैं, पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाइफिलिक कोलाइड क्या होता है, वे द्रव जो आसानी से कोलाइड विलयन के साथ चिपक जाए, आसानी के साथ संपर्क में आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफिलिक कोलाइड। तो हमारे पास है मेरे प्यार बच्चों
गोंद हो जाएगा, ठीक है, गोंद हो जाएगा जो लाइफिलिक कोलाइट का उदाहरण। कुहासा कभी लगता है कि आपको हो सकता है, कुहासा वायु में ना है, वायु में पानी के छोटे छोटे कण है, इसीलिए नहीं होगा। तो लाइफिलिक कोलाइट यहाँ पे गोंद हो जाएगा। सारा चीज एग्जाम्पल में बड़े अच्छे तरीके से दे चुका हूँ। मैंने बोला है कि हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, अरे बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया था, 4-5 गो, और इसमें से एकदम एगो पक्का आवेगा। अब आ जाएगा तो कहेगा कि पढ़वे नहीं किए थे। अरे पहले ही हम आपको बोले पढ़ाते समय कि एगो पक्का आता है हर साल, अब अबे करेगा, टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिंक का अयस्क। अरे इतना आसान क्वेश्चन, हमको शर्म लग रहा है बताने, बता दे के छोड़ दे, छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे रहने दीजिए, सब के लिए आसान ना होता, बता दीजिए। ये जिंक बोले, जिंक का अयस्क है, जिंक का, जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट जो है ना, ये अल्मोनियम वाले भैया का अयस्क है। अच्छा, अल्मोनियम का अयस्क है, तब अल्मोनियम के बेचारा अयस्क है। अल्मोनियम पता है, स्वादिक पाए जाने वाले धातु पृथ्वी पर अल्मोनियम है, और तत्व में सिलिकॉन है। अब यह धातु धातु की बात मत करना, ऑक्सीजन के मत लाना बीच में। एग्जाम में पूछा था तत्व में सिलिकॉन, धातु में अल्मोनियम, बस। और कुछ याद रखना है नहीं, बस इतने ध्यान रखो ना। अगला देखिए ना, अगला कहा जा रहा है कि लाइफिलिक कोलाइट। देखो मैं जो करवाता हूँ ना, करते चलेगा ना, तो लास्ट के दिनों में इतना आपको मजा आएगा ना क्लास करने में, क्या ही बताएं। जितना मेहनत कीजिएगा ना, जितना याद आएगा ना, उतना मजा आएगा। नहीं याद आता ना तो मजा नहीं आता, ये बात सही है। मेहनत कीजिए, एकदम खूब मेहनत कीजिए। लाइफिलिक कोलाइट कौन नहीं है बताओ, यहाँ पर लाइफिलिक कोलाइट नहीं है, वहां पर था तो सबसे ज्यादा लाइफिलिक कोलाइट देख दर्शाएगा, तो वहां पर आपको गोंद दर्शाएगा। लेकिन वहां पर एग्जाम्पल में देखे थे, दूध भी था, रक्त भी था ना, था कि नहीं, अभी थोड़ा देर पहले करवाए था। तो यहाँ पर पूछा था नहीं की बात, तो नहीं की बात तक ना, तो कुहासा सबसे पहले छट जाएगा। कुहासा किसी के संपर्क में आ रहा, वो तो वायु से गिरता हुआ, वायु ये पानी के छोटे छोटे कण है, इसलिए नहीं की बात करेगा तो कुहासा हो जाएगा। अगर बात कर देगा हाई इसमें तो गोंद लगा देंगे, ठीक है। तो क्लियर रखते हुए ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए, कहा जाए बताओ, सबका मैं दिखवा चुका हूँ साइज कितना होता है, ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। पहली बात, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर भी रहेगा ना, एनएम भी रहेगा ना, तब पर भी इसका आंसर चलेगा कोलाइडी बिलियन के लिए। लेकिन सेंटीमीटर में कितना होता है कोलाइडी बिलियन का आकार, 10 की घात -5 से देख लो कहां पर देखा है, 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेके 10 की घात -7 सेंटीमीटर, ठीक है। मिला लो कहां पर मिला, 10 की घात -5 से लेकर के 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम वाह झकास क्वेश्चन था। ये वाला भी याद रखना, 1 से लेकर के 1000 एनएम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है कोलाइडे बिलियन द्वारा शोधन किया था, अपोहन, ठीक है। अपोहने ना होगा, जिसे डायलिसिस कहते हैं, जिसमें कोलाइडे बिलियन का शोधन किया था, उस विधि को हम लोग अपोहन, हिंदी में डायलिसिस, अपोहन इंग्लिश में डायलिसिस कहा जाता है। अच्छा जल्दी चलना पड़ेगा ना, चलो जल्दी से चलता हूँ। उजला पीला फास्फोरस का होता है तो अपरूप होता है। उजला फास्फोरस, अरे फास्फोरस के बारे में पढ़ो ना, फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। इस साल ऑब्जेक्टिव में पूछा था, अरे इतना कैसे आसान पूछ दिया, अरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे क्वेश्चन से बाहर थोड़े था, जितना दिए थे 65 को लड़ गया था 70 को में से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अभिक्रिया इतना इतना का उत्पादन क्या हो रहा था। देखिए जब हम लोग इससे अमोनिया का उत्पादन करते हैं हाइबर विधि द्वारा, तो यहाँ पर अमोनिया का जो उत्पादन होता है सीधे रूप से घट जाता है, किसके द्वारा, जब इसमें अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो यहाँ पर 3:1 का मिश्रण लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो होता है प्यारे बच्चों काम, यहाँ पर ताप बढ़ने पर जो होता है ना, अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। इसीलिए ध्यान रखेगा, बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन बैंक में आया था। देखो दूध किसका होता है, शुरू में बता दिए थे आपकी, जाल में प्रक्षेपित बसा। दूध व्हाइट कलर क्यों होता है, दूध में केसिन पाया जाता है, ये याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दूध में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, केसिन। और जो दूध होता है ना उसमें बसा होता है, इस कारण से दूध जो होता है ना सफेद कलर का दिखेगा, और सफेद कलर का दिखता है, इस कारण से जाल में प्रक्षेपित बसा उसको कह सकते हैं। तो जाल में प्रक्षेपित बसा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। गैलेना किसका यस्क, अरे भैया लेट का ना है, लेट का यस्क गैलेना होता है, डेट मींस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि कौन जो होता है, अरे देखो, अरे नहीं याद रहता ये क्वेश्चन, बार बार कंफ्यूज करते हैं, तो हम ट्रिक दे रहे हैं, अरे टेंशन का ले रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं ना। बताओ यहाँ पर सभी अयस्क खनिज होता है, ये बात सही है कि नहीं, जितना भी अयस्क होता है खनिज होता है, कैसे पता करोगे, क्योंकि देखो पहली बात, खनन से क्या प्राप्त होता है, खनन से हमको प्राप्त होता है जैसे धातु,
मान लो पृथ्वी की खुदाई हुई, ठीक है, उसमें से हमको मिला क्या चीज, खनिज। तो खनिज मिला, तो खनिज से क्या चीज निष्कर्षण होता है, अयस्क का निष्कर्षण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा क्या सर है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा पहले बच्चों, हमसे पूछा कौन सा कथन सही है। हमको पता चला जमीन में से हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं, खनिज। तो खनिज से क्या चीज निष्कर्षण होता है, अयस्क। यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो ना भाई बा ना, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज में से अयस्क निकलता है। अरे समझो मेरे प्यारे लाल, इतना आसान मत हार्ड मत समझो। जमीन की खुदाई हुआ, उसमें से निकला खनिज, खनिज में अशुद्धि है तो उसमें से निकाले अयस्क। यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि खनिज में अशुद्धि होता है, उसको दूर किया जाता है तब अयस्क मिलता है। बात को समझिए। अरे उतना ना याद है तो बस याद रखना, आंख क्या चीज, आंख। आंख से क्या पता चलेगा, अरे प्यारेलाल आ के मतलब अयस्क, का के मतलब खनिज, हो गया आंख। आंख ट्रिक याद रखेगा ना, टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो बात को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो 11th का क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं इसके बारे में, ठीक है। अमोनिया में लोन पेयर आपका दो होता है, इस प्रकार से होता है, तो लोन पेयर दो बच गया। तो यहाँ पर एगो सिंगल बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड, टोटल 3 गो सिंगल बॉन्ड। और ये वाला एक लोन पेयर टोटल मिलकर कितना हो गया, 4। और 4 जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है उसका कार्बन संकलन ट्रिक्स हो जाता है sp3। 11th का ही क्वेश्चन समझिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। sp3 घात -3 नहीं है, sp3 है, ठीक है। ये घात 3 नहीं, sp3 है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझिए, बहुत आसान एकदम, लोल्लेपोप क्वेश्चन ही समझ, किसम क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, क्या है, एकदम आसान ना है। अमोनिया देखो थोड़ा और समझ लो। मान लीजिए पूछेगा आप लोग का मेथेन है प्रोपेन, तो उसमें भी 4 गो होता है, इसलिए उसका संकलन sp3 होता है। अरे बहुत पहले से करवाते आ रहा हूँ, विशेष ज्ञान देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा ना, तो अगला क्लास में आपका ही राज होगा। मालाकाइट है इसके कॉपर के, देखो इतना आसान क्वेश्चन बताना पड़ गया, अच्छा ना लगता है। अल्युमिनियम किसका है, बॉक्साइट का है। अरे इतना आसान क्वेश्चन बता देंगे तो मार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है अल्युमिनियम के प्रमुख, अच्छा ये बता दो, अल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन होता है। इतना आसान क्वेश्चन है कि अल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, देख रहे हैं आपको इतना से, ठंडा पानी, ठीक है, बोलेंगे तो और बात जाएगा वॉइस। अल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहेंगे 8वीं क्लास से, ठीक है। तो ये होता है बॉक्साइट, कहने गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड एस का समान, अरे सल्फाइड एस जिसके लास्ट में एस होगा वो सल्फाइड एस होगा, ठीक है। तो जिसके लास्ट में एस होता है सल्फाइड एस हो गया, जेडएनएस हो गया, पीबीएस हो गया, और क्या चीज होता है, जितना भी लास्ट में होता है सल्फाइड एस होता है। तो सल्फाइड एस का समाधान हम लोग फेनोत्प्लवन विधि से करते हैं। आपके बोर्ड में आएगा फेनोत्प्लवन विधि क्या है, हम लिख के गारंटी के साथ देते हैं, 2 स्टूडेंट्स के सिवा कोई नहीं बताएगा फेनोत्प्लवन विधि कौन है, और 2 स्टूडेंट सबको पता है कौन है, ठीक है। पहला में तो जानबे करते हैं, दूसरा में भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा का तो टपक गया है, ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो क्या ही बोले, हो सकता है छिप के मेहनत करता होगा, लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं। जो होता है समक्ष होता है, सामने से होता है, छिप के कोई बार नहीं कर सकता। जो होता है सामने से होता है, सामने से ही देखता है और सामने से ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सल्फाइड को समाधान फेनोत्प्लवन से किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मोबाइल का सही यूज भी करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अमोनिया आधलेट में पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो नीला रंग में बदल देता है। मेरी बात बुरा लग जाए तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि जो सामने से मेहनत करता है उसको वास्तविक मेहनत माना जाता है, काल्पनिक में क्या हो रहा है हमको नहीं पता, ठीक है। सामने से जो पढ़ने में दिखेगा वही का नाम होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अमोनिया आधलेट में पत्र को कैसा करता है, नीला रंग कर देता है, ठीक है। और आप मेहनत किस जगह करना, अगला मोटिवेट होगा, जब आप किस जगह कमजोर से तो दूसरा का भी वीकनेस फील करेगा। जब आप टाइट होगा पड़ेगा टाइट होके, तो उसको तो होगा कमी, कह रहे हम कह नहीं पढ़ पा रहे, ये क्या सुना दे रहा है, ये होता है, फिर इससे कंपटीशन बढ़ता है। आप छिप के मेहनत कीजिएगा तो बड़ी गलत है, ठीक है। मेहनत कीजिए तो पूरे खुले में कीजिए, हम पूरा मेहनत करते हैं दिखाइए दूसरों के, ताकि अगला भी मोटिवेट हो। अगला देख लीजिए, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। क्वेश्चन बैंक में गलत सलत देता है, लेकिन आप लोग 0 लगा दीजिए, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, सिनवार किसका यस्क है, तो आपको पता होना चाहिए HGS का यस्क है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शनिवार किसका अयस्क का है तो HGS ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है उसको हम लोग तैयार करते हैं ओस्टवाल्ड विधि। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला ये होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको तैयार किस विधि से किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि थे और संपर्क विधि द्वारा ओलियम का निर्माण करते हैं क्या चीज करते हैं ओलियम का ये होता है ओलियम का फार्मूला प्रकाश लेने तो दूसरा चीज हो गया ठीक है। इसका प्यार बच्चों इसका एक और देखिए HNO3 होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस अम्ल लेकिन ये है नाइट्रिक अम्ल इसीलिए नाइट्रिक अम्ल को तैयार करते हैं तो ओस्टवाल्ड विधि से करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया नाइट्रिक अम्ल का तैयार किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया फार्मूला पूछ दिया ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि PCl5 क्या चीज है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोलते हैं फास्फोरस 5 क्लोराइड इसलिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये क्या चीज है एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है कैसे करता है एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है ऑक्सीडेटिंग एजेंट ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला देख लीजिए काजरस प्रथम संक्रमण सबसे ये बताओ ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूंगा और आप लोग गलत मार दिए तो बताओ माथा में पकड़ लूंगा कि लीजिए इतना बार क्वेश्चन करवाए इतना बार टेस्ट में पूछे इतना चीज इतना बार और पता चला कि लीजिए गलत कर दिया बहुत दुख होगा बहुत दुख आप लोग नहीं समझेंगे ठीक है। प्रथम संक्रमण में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व एक बार ना अगर हम आपको 12 से पढ़ा रहे हैं ना तो लगभग ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के लगभग अब तक 30 बार प्लस बता दिए होंगे ठीक है बहुत बार बताए टेस्ट में बहुत बार है। मैंगनीज इसका नाम है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है 7 को और बहुत मोस्ट भी है इस क्वेश्चन है ठीक है अधिकतम 7 को दर्शाता है। बोर्ड में पूछेगा कि मैंगनीज सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कितना था +7 और पता चला कि लीजिए घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो +7 ही पता होना चाहिए ना कितना प्रदर्शित करता है अधिकतम था +7। अगला क्वेश्चन पता चला हम लोगों से कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस अरे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा क्या कर रहा है ये लोग तो पता चला कि धातु से अभिक्रिया कर लिया था धातु से अभिक्रिया कर लेगा बेचारा था हाइड्रोजन गैस निकालवे ना करेगा पचा लेगा हाँ अच्छा धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है धातु अम्ल मतलब कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस को पचा ले रहा है मुक्त का नहीं होने दे रहा है तो वो हमारे भैया कॉपर है क्या कॉपर भैया सोडियम अभिक्रिया करता है हम लोग हाइड्रोजन को पचा लेते हैं तो हाँ ऐसा काम नहीं करना चाहिए दूसरा खाक नहीं मारिए ठीक है। तो ये कॉपर वाले भैया सही जवाब हो सका जो कि किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करता है धातु अम्ल मतलब धातु अम्ल होना चाहिए धातु अम्ल का मतलब शुरू के जो होता है ना धातु होना चाहिए धातु अम्ल का मतलब हो गया H2SO4 तो ये मान लो अभिक्रिया करेगा तो पचा लेगा नहीं देगा हाइड्रोजन को निकलने। अगला देख लीजिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि फोटोग्राफिक आवश्यक कौन है तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा ठीक है AgBr ये बहुत बढ़िया से करवा चुका हूँ और फ्रेंकल दो शॉर्ट के दोस्त दोनों प्रदर्शित करता है AgBr ठीक है इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है तो डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है और अंतर संक्रमण तत्व एस ब्लॉक के तत्वों के नाम को जाना जाता है और पी ब्लॉक के तत्व जो होता है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक होता है और पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS की घात 2 से लेके P की घात 1 से लेके 6 तक होता है और वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस संक्रमण उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय गैस शून्य शून्य संयोजकता वाला तत्व बहुत सारा नाम उसका है ठीक है और वर्ग 17 को हेलोजन और वर्ग 16 के चलकोजन कैलकोजन और वर्ग 16 को क्या बोलते हैं कमेंट करना आप लोग ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है बताओ विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या चीज है तो पता चला कि आपको पता नहीं है तब तो हमको दुख लग गया विटामिन बी का रासायनिक नाम नहीं पता है थायमिन होता है ठीक है विटामिन ए का रेटिनॉल विटामिन सी का स्कॉर्बिकम अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है कमेंट करना ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व धातु है जिसका चुंबकीय घूर्ण होगा उसके बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए पूछा जा रहा है संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय घूर्ण होगा लेकिन संक्रमण धातु आयन होगा तो उसका चुंबकीय घूर्ण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब वो कैसे होगा तो सारा चीज हम निकालना बताए थे कौन रंगीन है रंगहीन है उसमें आप लोग किए होंगे तो पता होगा कि लास्ट में आपका 3D5 होना चाहिए। कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव होता है
अब कहोगे प्यार बच्चों हम तो बड़े तेज हैं इसलिए हम पारा मार के चले आए क्योंकि स्वाध्याय के तत्व पूछा था तापक्रम पर, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि धातु की बात नहीं किया, अधातु की बात नहीं किया, पूछा गया तत्व। तो तत्व में धातु और अधातु दोनों आता है, भैया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। पता चला दोनों ऑप्शन सही है। क्यों सही हो गया, ये कैसे हो गया, कैसे हुआ, कब हो गया? तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर धातु धातु की बात नहीं पूछा, तत्व पूछा जा रहा है, और तत्व में धातु धातु दोनों होता है। तो साधारण तापक्रम पर जो द्रव अवस्था में जो धातु रहता है पारा रहता है और अधातु में ब्रोमीन रहता है, तो यहाँ पर तत्व की बात क्या, मतलब दोनों ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। अरे हरा थोता का पूछा, नीला थोता का याद है? अरे हरा थोता पूछा है, हरा थोता में 7 को जल के नहीं, तो FeSO4 इंटू 5H2 FeSO4 इंटू 5H2O, और आपका नीला तोता पूछेगा CuSO4 इंटू 5H2O हो जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए और जितना करवाते हैं एकदम याद करते चलिए और एग्जाम में तबाही नहीं, भौकाल होगा। ठीक है, जैसे आज ट्यूशन में भौकाल मचा दिए थे ना वैसा ही। ठीक है, क्लास में धुआं धुआं कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में कौन नहीं पाया जाता बताओ? सोना। सॉरी, मतलब कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो सोनिया, सोना जो किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, ये है एटीट्यूड, किसी से भी क्रिया नहीं रखता, किसी से मतलब नहीं रखता, ऐसा होना चाहिए सोना की तरह आप लोग को। ठीक है, आप तो बनेंगे लोहा, सबसे भी क्रिया करेंगे। तो लीजिए प्रतिचुंबकीय कौन पदार्थ है? तो बताइए प्रतिचुंबकीय, ये आप लोग निकाल के थोड़ा बताना, क्या बताऊं? जिंक प्लस 2 हमको लग रहा है कि प्रतिचुंबकीय आ जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है ना कैसे निकलता है। तो इसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इसलिए 2 को चार्ज है, और निकाल के देखना प्रतिचुंबकीय होता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगा। अगला देखिए, कौन जो, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ गया है। देखिए कहा जरा, कौन सी धातु अम्ल के जलीय में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? वहां पर नहीं था, तो कॉपर है, तब अल्मुनियम, तो ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। हाँ प्यारे स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन गैस को एकदम मुक्त करता है, तुम निकलो, हम तुमको पचा नहीं सकते, हम ईमानदार हैं। वो अल्मुनियम वाले भैया है, कौन है? अल्मुनियम। ठीक है, और पचा लेगा तो कॉपर है, बनना तो अल्मुनियम जैसा बने। ठीक है, दूसरा का हक ना खाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल ना होता है, एस्कॉर्बिक सुनिए अम्ल होता है, तो बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल क्या चीज होता है? विटामिन ना होता है, विटामिन, विटामिन सी का ना रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो बताइए एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों से कहा विटामिन ए का रासायनिक नाम बता दो। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, सब का बताओ रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब बताओ, ये बायोलॉजी में पूछा इस साल, इसके पहले 2021 के केमिस्ट्री, 22 के केमिस्ट्री और 2025 में बायोलॉजी में आया है कि जैव अणु मैग्नीशियम किसका प्रमुख संघटक है? क्लोरोफिल का। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मथ का सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण +3 है। ठीक है, हमेशा याद रख लीजिए, बिस्मथ का सबसे +3 होता है, अस्थायी होता है। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। अरे भैया, मानव शरीर प्रोटीन उत्पन्न कर सकता है, अरे हार्मोन उत्पन्न कर सकता है, हार्मोन तो जानवे करते, ज्यादा हाई हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, तो क्या नहीं उत्पन्न करता है? तो विटामिन मानव उत्पन्न करेगा, बताओ विटामिन कौन उत्पन्न करेगा प्यारे लाल? तो आपको पता चला कि विटामिन हमारा शरीर उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए तो एक क्वेश्चन भी हो गया। बाकी हमको पता है कि एंजाइम उत्पन्न कर लेगा हमारा शरीर, डीएनए आरएनए बना लेगा, हार्मोन भी बना लेगा। ठीक है, लेकिन विटामिन कहाँ से बनावेगा? विटामिन कम मात्रा में लिया जाता है, लेकिन लिया जाएगा हमारे शरीर के लिए। मतलब पता है विटामिन ए का कमी होगा, जहां फिर देखते रहे, अरे मोबाइल से नहीं देखा जा रहा है, पता चला कि बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। विटामिन बी का कमी होगा तब पता चला, लीजिए भूखे लगना बंद, वेरी वेरी हो गया। अब पता चला लो विटामिन सी का कमी, ओठे पूरा फट गया, लो तब तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसलिए समझिए सभी विटामिन खाना जरूरी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम था स्कॉर्बिक, ऑप्शन नंबर ए। खून को स्कंदित करने में किसकी भूमिका होती है? विटामिन के का। खून को स्कंदित करने में किसकी भूमिका होती है? तो विटामिन के का होता है। नहीं कहता रक्त थक्का जमने में कमी, तो किसके कारण? विटामिन के से ना, इसीलिए खून को स्कंदित करता है ये। अब इसका ना, अरे इतना आसान क्वेश्चन बता दो कि छोड़ दो, बता दो। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ करना नहीं, आंख मुनिए ऑक्सीकरण संख्या निकालिए,
क्या निकालिए, पहले पढ़ा चुका हूँ बढ़िया से। जिसको निकालना रहता है उसको x मान लीजिए। किसको निकालना है, तो हमको मान लीजिए इसमें किसका निकाला जाए, पूछा तो नहीं किसका निकालना है। अच्छा नाम पूछा जा रहा है इसका। तो ऑक्सीकरण मान लो हम निकाल देते हैं फेरम के। फेरम को मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है। और पोटेशियम का मान लीजिए कितना है, तो 3 गुना 3। पोटेशियम का ऑक्सीकरण 1 होता है, तो 1 गुना 3 प्लस यहाँ पर साइनाइड का मान लो आपका कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो -1 गुना 6 हो गया बराबर में 0। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो 3 एक्स माइनस 3 हो जाएगा जोड़ने पर बराबर 0। तो एक्स बराबर +3, इसीलिए यहाँ पर +3 वाला हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासोनोफेरेट, ठीक है, साइनोफेरेट। अगला देख लीजिए। देखो क्वेश्चन समझ में ना कोई दिक्कत नहीं, पहले का मैं थोड़ा लेक्चर दे दूंगा, रिवीजन के लिए कहेगा तो बेसिक फिर से बता देंगे, उस समय याद रखना पड़ता है थोड़ा। पदार्थ की अभिक्रिया निर्भर करती है, तो परमाणु द्रव्यमान पर सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान भी इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक संक्रमण तत्व होता है, कैसा होता है। देखो सामान्य तत्व कहेंगे ना तो कोई गलत नहीं कहोगे, कैसे हो गया कैसे होगा सामान्य तत्व, अरे प्यारे स्टूडेंट हाँ हो सकता है, कहीं कैसे, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से बढ़ जाता है ना वो संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो इसमें भी आपका संक्रमण तत्व अगर मान लीजिए है, आपको जिंक लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य तत्व भी कह सकते हैं, कभी कभी संक्रमण तत्व व्यवहार नहीं करता है। अभी क्वेश्चन का कहाँ आंसर लगा हमको समझ में ना आ रहा है। संक्रमण तत्व ऑप्शन में नहीं देना चाहिए बिहार बोर्ड के, फिर भी दे दिया है, तब क्या करते हैं पहले प्योरिटीज हो जाएगा, संक्रमण तत्व को ही जाएगा क्योंकि पहले मिला है। सामान्य तत्व कह सकते हैं क्योंकि कभी कभी संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार नहीं करता, बात को समझिए। सोडियम के पहले में का क्वेश्चन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तब पता है कि हलिनाकार अब से परियाद है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ये सब क्या है, प्रथम ग्रुप का सदस्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय में तत्व तो कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS बांड होता है ग्रुप 1 के तत्वों को। अरे बहुत जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन आप जानकारी लेने के लिए तैयार है नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तब ना मेहनत करेंगे इतना आप लोग के लिए। फटाफट प्यार बच्चों आइए होमवर्क के क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपका द्विधांतो लिंगेड है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। बताना इसका समन्वय संख्या कैसे निकलता है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना। अगर क्वेश्चन बैंक के सवाल पाते होंगे तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आंसर दिख रहा है नजर के सामने आग के पास है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत किए हुए होंगे तो पता होगा। ये द्विधांतो लिंगेड है, इसलिए मैंने इसका 2 दे दिया। बताना ट्रिक से इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, और बताया हुआ पढ़ाया हुआ समझाया हुआ लिखाया हुआ और पहले भी ऑनलाइन करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, चाहे उसमें आप लोग ये काम कर सकते हैं, आपका नाम क्या चीज है या मैट्रिक में कितना नंबर आया है बता दीजिएगा, तो नंबर कम जाएगा ना। ऐसा ना होता है, कोई कहता है किस लिए, अरे मत करें मत बताइए, अरे इसे थोड़ा मेहनती स्टूडेंट्स की थोड़ी पहचान कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इसके लिए अलग मेहनत होना चाहिए, इसके लिए अलग विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इतना चीज काम कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, आप लोग तो इतना समझदार हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते, समझदारी की बात नहीं, कमेंट करेगा तब माने कि हाँ आप समझदार हैं। कमेंट भी कर देते हैं इतना मेहनत करने के बाद, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।